हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल रामा इंडो एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम जो नज़दीक आने वाला है, इसमें बहुत बच्चे का डाउट रहता है कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें किस किस प्रकार के आएंगे, है ना। तो आज उसको क्लियर करने वाले हैं। साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव आपके लिए हम ऐसे लाए हैं जो एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। देखिए, कहाँ पाएगा, है ना। वेयर आर द रिप्रेजेंट इन प्लांट। ठीक है, तो देखिए, हम जानते हैं कि फूल में जो होते हैं वो काहे काल, है ना, पेटाल, फलफूलिया, पेटाल, पुंकेसर और स्टिकेसर होते हैं। जिसमें पुंकेसर और स्टिकेसर जो है प्रजनन अंग हुए। पुंकेसर किसका होता है, नर का होता है प्रजनन अंग। और स्टिकेसर जो होता है बाबू, वो किसका होता है, मादा का होता है। ठीक है, स्टिकेसर फूल के केंद्र में होता है, सेंटर में होता है। और स्टिकेसर का भी जो 3 भागों का बना होता है स्टिकेसर, वो किसका होता है, फलंग, अंडाशय और तैलिका। और आप फूल को सही से देखिएगा स्ट्रक्चर उसमें बाबू, तो जो उसमें सूजा हुआ जो निचला हिस्सा होता है ना, वो क्या होता है, अंडाशय होता है। वो क्या होता है, अंडाशय, जिसको हम ओवरी कहते हैं। और बीच का जो लंबा सा हिस्सा होता है वो स्टाइल का रहता है। और अंतिम हिस्सा जो होता है चिपचिपा रहता है। क्या रहता है, चिपचिपा। तो देखिए, तो प्रजनन जो होता है पौधे में, वो किससे होता है, फ्रूट से होता है। जड़ से नहीं, तना से नहीं, फल से नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या रहा बाबू हमारा, पुष्प में, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इन फ्लावर, इसका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा रहा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो जानते हैं कि जिस प्रोसेस से जो है ना पौधे अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं ना, वही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, जंतुओं में। क्या जंतु तो बाबू अपने से खुद थोड़ी खाना बनाता है जो उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। परजीवी वो भी दूसरे पे अटेंडेंट रहते हैं। कवक भी क्या हुआ, दूसरे पे अटेंड रहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का पौधा सिर्फ और सिर्फ किस में होता है बाबू, ग्रीन प्लांट्स में होता है। ग्रीन प्लांट्स बोले तो वॉल्यूमन हरे पेड़ पौधे में होगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रीन प्लांट्स हो जाएगा, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो चलिए सेकंड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है बाबू कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन जो है ना एक्सक्रिएट किसके द्वारा किया जाता है, जल से या CO2 से, ग्लूकोज से या डिक्टियोसम से। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है बाबू, उसमें ऑक्सीजन जो है ना वो किससे निकलेगा बाबू, जल से निकलता है। क्योंकि जल का सूत्र क्या होता है बाबू, H2O होता है ना, H2O। ठीक है, तो वहाँ से ये ऑक्सीजन जो है एक्सक्रिएट किया जाता है, बाहर निकलता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, करेक्ट हमारा ए, यानी कि वाटर से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा रहा कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियाँ, आप देखिए, आप पढ़े हुए थे क्या कि जठर रस, जठर रस में क्या क्या होते हैं बाबू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, पेप्सिनोजेन होते हैं, लाइपेज होते हैं, है ना। ये सब क्या हुआ, जठर रस एक्चुअल में होता है क्या कि जठर ग्रंथि से जो रस निकलती है वो क्या कहलाती है, जठर रस कहलाती है। ठीक है, और जठर रस कहाँ निकलती है बाबू, तो पेट में, हमारे अमाशय में। क्या निकलते हैं, अमाशय में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस्टोमक। क्या होगा, एस्टोमक। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है ना कहाँ संपन्न होती है, स्टोमाटा में होती है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, या केंद्रक में होती है, या कोशिका द्रव्य में होती है। तो देखिए, रेस्पिरेशन सिस्टम जो है ना, रेस्पिरेशन चैप्टर आप लोग पढ़े हैं, उसमें ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है बाबू, वो कंप्लीट कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, साइटोप्लाज्म, है ना, कोशिका द्रव्य। और एक क्या होता है बाबू, क्रेब्स चक्र होता है, यानी कि साइट्रिक चक्र उसको बोलते हैं। वो कंप्लीट कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लाइकोलिसिस जो संपन्न होता है कहाँ, साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य में। और साइट्रिक चक्र जो होता है वो कंप्लीट होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। चलिए देखिए,
अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बाबू कि इथाइल एल्कोहल जो हो किस प्रकार के शोषण से बनता है। तो इथाइल एल्कोहल, तो देखिए ये आप देख पा रहे हैं कि क्या लगा हुआ बाबू, इथाइल एल्कोहल किससे बनता है, वाइबीए में कि अवाइबीए में, है ना। तो हम लोग पढ़े हुए थे, क्या पढ़े बाबू कि इथाइल एल्कोहल जो होता है वो, उसका रासायनिक नाम क्या है, इथेनॉल है। क्या है, इथेनॉल है। और इथेनॉल कब होता है, इथेनॉल प्रोड्यूस तब होता है जब ऑक्सीजन हमारा कम हो, ऑक्सीजन जो है कम। और ऑक्सीजन कब कम कम मिलता है बाबू, अवायवीय में, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इसका हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है बाबू कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, सबसे छोटी। तो देखिए ऐसे तो आप देखिएगा कि सबसे छोटी तो होती है ना, सबसे छोटी अंत ग्रंथि होती है पिनियल, है ना। लेकिन ऑप्शन में हमारा पिनियल नहीं है, ऑप्शन में पिनियल नहीं है, ऑप्शन में क्या है, एड्रिनल है, पिट्यूटरी है, मेडुला है और थायराइड है। तो इसका देखिए, इसका सबसे छोटी ग्रंथि का हो जाएगा हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग पिट्यूटरी हो जाएगा, क्योंकि यह जो है मस्तिष्क के तीसरे निलय में स्थित होती है, जिसको हम कभी कभी तीसरी आंख भी कहते हैं, तीसरा आंख, क्योंकि यह जो होता है बाबू कौन सा स्राव करती है, मेलाटोनिन का, मेलाटोनिन यह जो है ना स्राव करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है सो, जिसको हम शरीर के आंतरिक घड़ी को जो ये नियंत्रण करने का काम करती है। तो सबसे छोटी जो होती है ना वो क्या होगी हमारा पिट्यूटरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या कह रहा है बाबू कि पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है। तो पौधे के वायवीय भाग से जो जल का ह्रास होता है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है बाबू, जल का ह्रास होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, यानी कि वाष्पोसर्जन बोलते हैं। क्या पौधे जो है ना जल का ह्रास करता है किस क्रिया द्वारा, वाष्पोसर्जन, यानी कि ट्रांसपीरेशन। ठीक है। घेघा रोग पनपता है, घेघा रोग किसकी कमी से पनपता है बाबू, रक्त की कमी से, कि चीनी की कमी से, कि आयोडीन की कमी से, कि मोटापा से कमी से। तो ये तो मजाक करने वाली बात हो गई है ना, क्योंकि हम लोग बचपन से जानते हैं कि घेघा हो गया है यानी किसकी कमी से होगा, ये आयोडीन डिफिशियंसी की कमी से होगा, यानी कि आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। अब ये देखिए क्या है कि रक्त में हल्के पीले रंग के जो चिपचिपे द्रव होते हैं वो क्या कहलाता है। तो देखिए हल्का पीला रंग का जो चिपचिपा द्रव होता है ना वो प्लाज्मा कहलाता है ना, वो क्या कहलाता है बाबू, प्लाज्मा कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर प्लाज्मा, राइट ना। लाइट येलो कलर जो स्टिकी लाइक सब्सटेंस जो होता है ब्लड में वो क्या होता है बाबू, प्लाज्मा होता है। चलिए अब ये जो है रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, अब इसका आंसर आप लोग बोलिए, है ना, कि जिससे हम रक्तचाप मापते हैं वो क्या कहलाता है, रक्तचाप, है ना। स्टेथोस्कोप या एमीटर या लैक्टोमीटर या स्फीगो, है ना, मैनोमीटर जो है सो वो क्या कहलाता है। तो देखिए स्टेथोस्कोप जो होगा बाबू उससे हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप से क्या मेजरमेंट करते हैं, ए मीटर से क्या करते हैं, लैक्टोमीटर से क्या करते हैं। तो ये देखो ए मीटर तो विद्युत धारा बताता है, लैक्टोमीटर क्या बताता है, वो दूध की शुद्धता को जांच करता है कि कितना वो प्योरिटी है। स्टेथोस्कोप जो फीवर को, ठीक है, और सॉरी फीवर कहते हैं वो ब्लड प्रेशर को करता है। और ये जो आपका रक्तचाप का जो होगा इसका आंसर, क्योंकि स्टेथोस्कोप एक्चुअली में ब्लड ब्लड प्रेशर को डायरेक्ट मेजरमेंट करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रक्तचाप को डायरेक्ट मेंटेन मापने का उपकरण जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसकी वो मैनोमीटर। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ये तो देख लिए हुए हैं। अब ये देखिए कि वाष्पोसर्जन क्रिया पाई जाती है ना, ट्रांसपीरेशन इज फाउंड इन एनिमल्स प्लांट्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या नन ऑफ दिस। तो अभी जस्ट पढ़े हैं कि वाष्पोसर्जन की क्रिया जो है वॉल्यूम कहाँ पाया जाएगा बाबू, पौधों में पाया जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्लांट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी प्लांट। अब ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है।
है ना, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना किस में पाया जाता है, क्या ऊँट में पाया जाता है या घोड़ा में या तिलचट्टा में या मानव में। तो देखिए ओपन जो होता है ना, खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो पाया जाता है हमारा ऊँट में, तो पॉसिबल है नहीं, घोड़ा में भी पॉसिबल नहीं, डायरेक्ट जो है ना वो एटमॉस्फेयर से अटैच नहीं रहता है, मानव में भी नहीं। तिलचट्टा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉकरोच होगा, क्योंकि इसी में जो है ना खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए 14 क्या कर रहा है कि रक्त क्या है, व्हाट इज ब्लड। ब्लड क्या है, पदार्थ है या उत्तक है, टिश्यू है या कोशिका है, सेल है कि नन ऑफ दिस। तो देखिए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रक्त क्या है, कि तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या होता है, एक तरल लिक्विड टाइप्स जो होता है ना वो एक टिश्यू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उत्तक है ये टिश्यू, क्या है या टिश्यू है। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच पिगमेंट कॉज द येलो कलर ऑफ यूरिन। तो यूरिन का जो है पीला रंग होता है वो किस वर्ण के कारण होता है ना। यूरिन जो है पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, ल्यूकोप्लास्ट के कारण या क्लोरोप्लास्ट के कारण या यूरोक्रोम के द्वारा या क्रोमोप्लास्ट। तो देखिए ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ये तीनों पार्ट्स किसके हैं बाबू, ये तीनों वर्णक है प्लांट्स के। ठीक है ना, और यूरिन का कलर पीला होने के कारण है कि वह यूरोक्रोम के द्वारा होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, है ना, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब ये देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु कौन है ना। उभयलिंगी बोलने का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, कि इसमें आपसे पूछ रहा है कि हेर्माफ्रोडाइट एनिमल जो होते हैं ना कौन होते हैं, हाथी होंगे कि गाय होंगे कि कुत्ता होगा या केचुआ होगा। तो देखिए उभयलिंगी होते हैं इसमें कौन, केचुआ, जिसको दोनों तरफ लिंग होते हैं। ठीक है, उभयलिंगी, उभयलिंगी जंतु जो होंगे वो क्या होंगे, केचुआ होंगे। ठीक है, हाथी गाय और कुत्ता पॉसिबल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर अर्थवर्म, क्या हो जाएगा, अर्थवर्म। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए बाबू बहुत बच्चे का डिमांड था और वाकई में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक काफ़ी मैटर करता है एग्जाम में। इसके लिए आपको एकदम हम यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम जो है ना ऐसा कंटेंट लेकर आए हैं ताकि आपको भी मज़ा आए और एज ए रिवीजन आप वर्क कर पाओ। ठीक है ना, तो आइए तो इस क्वेश्चन को करिए। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, ब्लड में जो है यूरिया वो कहाँ से प्रवेश करती है, सो बताइए। तो देखिए आपने पढ़ा था कि ब्लड में जो है ना यूरिया प्रवेश करती है वो कहाँ से, यकृत से करेगी, है ना, लीवर से करती है, क्योंकि अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम जो होता है वह कौन करता है, लीवर ही करता है। जो आती है स्टोमक से जो है तो उसमें अमोनिया मिक्स रहता है, तो उसको जो है यूरिया में कन्वर्ट करने का वर्क किसका रहता है, लीवर का रहता है। तो यूरिया प्रवेश वहीं से करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत से रहो, यकृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखिए कि जैव आवर्धन जो यानी कि बायोमैग्निफिकेशन जो होते हैं वो प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है। मैग्निफिकेशन केमिकल शोइंग कौन से करते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन करते हैं या DDT करते हैं कि ATP करते हैं। तो देखिए जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन जो होता है वो DDT होता है, पारा होता है और आर्सेनिक होता है। क्या होता है, आर्सेनिक, क्योंकि ये सब जो होता है बाबू खाद्य श्रृंखला में होने वाले दूषित पदार्थों की वृद्धि होना। ठीक है, और ये पदार्थ अक्सर विषाक्त या दूषित वातावरण से उत्पन्न होते हैं। ये पदार्थ जो होते हैं ना वो दूषित वातावरण से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो रसायन जो है तो इसमें प्रदर्शित करने वाला कौन होगा, वो या तो DDT बताएगा या पारा बताएगा या आर्सेनिक बताएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ऑप्शन में हमारा क्या है, DDT है। अगर जहाँ DDT ना हो, पारा हो या आर्सेनिक हो तो फिर हम किसको टिक करेंगे, उसको टिक करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारा क्या है, DDT है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी नंबर यानी कि DDT हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम। अब इसको देखिए ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा हमारा, अपघटक होगा या शाकाहारी होगा या मांसाहारी होगा या सर्वाहारी होगा। तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता कहने का मतलब हुआ कि जो प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर कौन सा होता है मेरा, प्लांट्स होता है ना, वही ना फूड को प्रिपेयर कर पाता है।
तो उसको खाने वाला यानी कि सिर्फ हरे साग सब्जी पर डिपेंड रहने वाला जो उपभोक्ता होता है कंज्यूमर, वही प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। तो शाकाहारी तो दूसरे पर डिपेंड हो जाएगा, सर्वाहारी भी दूसरे पर डिपेंड होता है, मांसाहारी भी दूसरे पर, ओ सॉरी सॉरी, शाकाहारी दूसरे पे कैसे डिपेंड होगा? अब कर ली ना तुम लोग मजाक वाली बात बाबू। शाकाहारी तो सिर्फ वही पेड़ पौधा ही खाता है ना, उसके पत्ता, तो वो डिपेंड नहीं होगा। अपघटक भी दूसरे पर डिपेंड होता है, मांसाहारी सर्वाहारी। तो इसका आंसर क्या होगा कि ओनली वन प्लांट्स पे ही डिपेंड्स कौन होते हैं? वो शाकाहारी होते हैं। तो वही मेरा क्या कहलाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा, हर्बीवोरेज। क्या होगा? हर्बीवोरेज। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? देखिए आप लोगों के लिए हम 40 जो है ना, ये बिल्कुल वायरल प्रश्न है, बिजोर बिजोर प्रश्न लेकर आए हैं। इसको आप सही से क्लियर कीजिएगा, ठीक है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो बचपन से आप जान रहे हैं कि अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो कौन होगा? नदी, तालाब और सी नहीं होगा। इस क्या हो जाएगा? कुआं। कुआं क्या है? एक अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट? वेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जो होता है ना, जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो देखिए प्राकृतिक चयन सिद्धांत जो हुआ 1859 ईस्वी में डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक में लिखे थे, है ना? 1859 ईस्वी में जो है वो नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक में लिखे थे। वो कौन? डार्विन ने। तो इसलिए वो अपने नाम पर जो है ना इसका विकास रखे हुए हैं, तो उनका नाम डार्विन है, तो इसका क्या हो जाएगा? डार्विनवाद हो जाएगा। यानी कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाएगा? डार्विनवाद। वो अपने नाम पे ही रखेंगे ना बाबू, हमारे तुम्हारे पे थोड़ी रखेंगे। हमने तुमने किया ही क्या है कि नहीं? चलो देखते हैं नेक्स्ट। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाएंगे बाबू? उपभोक्ता कहलाएंगे कि उत्पादक? तो अभी जस्ट बताए थे ना कि जितने भी हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? वो खाना को प्रोड्यूस करते हैं ना, प्रोड्यूसर है हमारा। वो सब क्या है? प्रोड्यूसर है, यानी कि उत्पादक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंडोत्सर्ग का कारण क्या है ना? कॉज ऑफ ओवल्यूशन का रीजन क्या है बाबू? एलएच है या एस्ट्रोजेन है या एफएसएच है या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए जो भी ओवरी होती है ना, अंडे का अंतिम जो परिपक्वता होता है ना, वो कहाँ कंप्लीट होता है? अंडे का जो अंतिम परिपक्वता होती है वो एलएच के कारण ही पॉसिबल होता है। क्या होगा? एलएच के कारण। तो अंडोत्सर्ग जो है ना, यानी कि ओवल्यूशन का जो है कॉज क्या आ जाएगा? एलएच आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर लैंगरहैंस जो होती है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? ये लैंगरहैंस का जो आइसलेट्स होता है वो फाउंड कहाँ होता है, सो बताइए। तो देखिए लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ जो होती है ना, वह अंडाशय में पाई जाती है कि अमाशय में पाई जाती है कि अग्नाशय में कि वृक्क में? तो देखिए ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ होती है ना, वो पेट के पीछे उदर भाग के पीछे की ओर स्थित होता है, ठीक है? और ये होगा कहाँ? कहाँ होता है? अंडाशय में, सॉरी अंडाशय कहते हैं, अग्नाशय में। वो क्या होगा पॉसिबल? ये लैंगरहैंस में अग्नाशय में। ये कहाँ होगा? पैंक्रीज में, ठीक है? थायरेक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? तो जो थायरेक्सिन ऑक्साइन सॉरी हार्मोन का जो सिंथेसिस होता है उसके लिए कौन सा होना इसमें आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन और आयोडीन, ठीक है? तो देखिए ये थायरोक्सिन हम जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है, और थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गर्दन में स्थित होती है, जो दो प्रकार का होता है। एक थायरोक्सिन होता है, वो क्या होता है? ट्राई आइडोथोथ यूरिन जो होता है ना, वो होता है तुम्हारा, है ना? अरे हिंदी पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम है। चलो देखो, तो इसमें देखिए इसमें कारण क्या होता है आपका कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा आयोडीन की भी आवश्यकता होती है, ठीक है? सेलेनियम की भी आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि थायरोक्सिन एक्चुअल में निष्क्रिय रसायन होता है। थायरोक्सिन क्या होता है? एक निष्क्रिय रसायन है जो सक्रिय रसायन ट्राई आयोडोरिन के में बदल देता है। तो इसमें ऑप्शन में मैग्नीज है हमारा, है ना? अगर मैग्नीज है, आयोडीन है, आयरन है, क्लोरीन है, तो इसमें क्या होगा? आयोडीन हो जाएगा, ठीक है? अगर आयोडीन के जगह पर सेलेनियम रहता है, आयोडीन नहीं रहता, तो उसको भी टिक कर लेते हैं, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। देखिए 26 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निस्सल जो होती है ना, निस्सल कणिकाएं जो होती है,
ग्रेनुल्स वो फाउंड किधर होती है, नेफ्रॉन में होती है कि न्यूक्लियस में होती है कि न्यूरॉन में होती है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निस्सल जो कनिकाएं होती है वो कहाँ पाई जाती है बाबू, न्यूरॉन में। क्या हो जाएगा इसका, न्यूरॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, न्यूरॉन इसका करेक्ट। ठीक है, निस्सल जो होते हैं कनिका वो कहाँ पाई जाती है, न्यूरॉन में पाई जाती है। ठीक है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। कभी आपने तौला है हम्म कि मानव मस्तिष्क का क्या होता है। तो चलो आज हम आपको बता देते हैं कि देखिए एक एडल्ट मैन जो होते हैं ना उसके मस्तिष्क का वजन होता है 1336 ग्राम, यानी कि 1 किलो 336 ग्राम होता है। और एक एडल्ट फीमेल का जो होता है वो 1 किलो 198 ग्राम होता है, यानी कि 1198 ग्राम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है बाबू, 1.5 किलो से 2 किलो तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद क्या है 0.5, तो आधा किलो का तो होगा नहीं, क्योंकि मैं जस्ट बताया ना एडल्ट मैन का 1336 और फीमेल का 1198। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 1 किलो 200 से लेकर 1 किलो 400 ग्राम तक इसका वजन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है। ठीक है, अब देखिए 28 क्या है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखिए यहाँ जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हो गया कि इसमें दोनों डाल दिए, एक तो निकट दृष्टि दोष बोल रहा है, एक दूर दृष्टि दोष बोल रहा है। ठीक है ना, तो देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए तो जानते हैं निवारण के लिए क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, सॉरी अवतल लेंस होता है। और दूर दृष्टि क्या होता है, उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और अवतल दिल कैसा अवतल दर्पण बनाता है, वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है। और उत्तल क्या करता है, सीधा करता है। ठीक है, तो वो दोनों का कंबाइंड करके इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि काल्पनिक और सीधा बनाएगा, काल्पनिक और सीधा बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर में क्या होता है बाबू, ऑब्वियसली बात है क्या है कि कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब ये देखिए कि उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है बाबू, आभासी, सीधा, छोटा या इनमें से सभी। तो देखिए उत्तल लेंस का हम जानते हैं, इमेज रे डायग्राम आपको पढ़ाए हुए हैं, नहीं तो जाकर आप वीडियो को देखिए। ठीक है, क्योंकि फिक्स जो है ना उससे क्वेश्चन आता ही है। अब देखिए अवतल लेंस जो है ना कैसा फॉर्म बनाता है, तो कभी वो सीधा बनाता है, कभी छोटा बनाता है, वो तो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को है ना हम कहाँ डाल रहे हैं। लेकिन एक बात इसमें कॉमन आता है बाबू कि आभासी बनाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो है ना में सीधा और छोटा तो होता रहता है ना। तो इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, यानी कि कनकेव लेंस जो है ना इमेज क्रिएट करता है वर्चुअल, वर्चुअल इसमें आ जाएगा। ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक है, आप बताइए, तो बच्चा जानता है ना कि ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। अब ये देखिए कि क्या कर रहा है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो आकाश का नीला रंग जो होता है ना वो किसके कारण दिखता है, हमारा प्रकीर्णन के कारण दिखता है। क्योंकि नीला रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है अदर रंग से क्या होता है, कम होता है। और इसलिए धूल एवं कण क्या करते हैं, उसको प्रकीर्णित करते हैं जो हमें नजर आता है। ठीक है, तो किसके रीजन का होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है आकाश का रंग नीला। अब ये देखिए कि सामान्य नेत्र जो है के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होता है। तो एक हेल्दी मैन जो होता है ना, हेल्दी पर्सन जो होते हैं वो तो कहीं तक उसका जो है ना अनंत होता है दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो कहोगे अधिकतम दूरी, सॉरी अधिकतम दूरी क्या होता है, अनंत होता है। लेकिन स्पष्ट देखने के लिए है ना कम से कम का डिस्टेंस कितना होता है बाबू, 25 सेंटीमीटर का होता है। यानी कि स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होगा, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम से देखोगे ना तो फिर वो दिखेगा भी तो नहीं, तो इसका आंसर वही होगा ना 25 सेंटीमीटर, जहाँ पर जो है ना सब कुछ क्लियर दिखता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए कि उत्तल लेंस का फोकसांतर जो है 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। आप देखिए हमें उत्तल लेंस में हम जानते हैं क्षमता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, क्षमता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f होता है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिएगा कि 1/f, फोकस क्या होता है, ऑलवेज मीटर में होता है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो क्या होगा, 0.5 डेसिमल हटाओगे तो क्या होगा, इंटू 100 हो जाएगा। यानी कि कट जाएगा 50 से 2 टाइम्स कट जाएगा। यानी कि पी क्या आ गया हमारा 2। और इसको डिनोट हम किस में करते हैं बाबू, पी क्या है हमारा 2 में आया, इसको डिनोट किससे करेंगे हम, डायोप्टर में, है ना। क्योंकि लेंस का ऐसे मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। क्या होगा, 2D होगा। ठीक है, चलो चलते हैं वहाँ क्वेश्चन पे हम अभी।
है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, +2D। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब ये देखिए 35 नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया। वो कह रहा है का प्रिज्म इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी सरफेस। प्रिज्म जो है वो कितने सतहों से घिरा होता है। तो हम जानते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक ट्रायंगल का शेप का होता है, सिंपल देखिएगा 2D फिगर में। तो वो कितने सतह से घिरा रहता है, 1 2 3 सतहों से घिरा रहता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3, है ना। ओ सॉरी, प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, इसका 2D फिगर थोड़ी ना होगा। इसको ये कलर चेंज कर लेते हैं। प्रिज्म जो होता है बाबू वह 5 सतहों से होगा, ये नहीं हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा, 5 होगा, क्योंकि उसमें जो होता है बाबू 2 तो त्रिकोणीय रहते हैं, 2 त्रिकोणीय सतह होते हैं, 3 आयताकार होता है। 3 क्या होता है, आयताकार होता है। कुछ इस शेप का रहता है प्रिज्म, आप देखिएगा तो फिगर कन्वर्ट करोगे ना तो ऐसा कुछ आएगा आपका। ठीक है, कितने हो गए इसका जो होगा, तो याद रखिए हमेशा कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं, तो 5, है ना। इसमें कितने सरफेस होते हैं, 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 36 क्या कह रहा है बाबू कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है ना। फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज चेंज्ड बाय, वो किससे चेंज होते हैं, तो याद रखिएगा वो चेंज होता है बाबू हमको किससे, पुतली तो नियंत्रित करती है जो लाइट, सॉरी दृष्टिपटल तो किसी इमेज फॉर्म वहाँ होता है, परितारिका जो लाइट उसमें प्रवेश करती है उसको संयोजित करती है। ठीक है, लेकिन फोकस दूरी वो डिपेंड किस पे करेगी, तो ये हमारा हो गया सिलियरी मसल्स के कारण होता है, यानी कि पक्षमावी पेशियों द्वारा जो है वो परिवर्तन उसी में किया जाता है। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमावी पेशियों द्वारा। ठीक, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। देखिए तो 37 क्वेश्चन क्या रहा कि हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर, प्रकाश के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं बाबू, 2 नियम होते हैं ना। कितने होते हैं, 2। पहला क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या होता है बाबू, एक ही तल में होता है। तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। और नेक्स्ट क्या होता है बाबू, अगला क्या होता है सेकेंड, कि आपतन कोण, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण हमारा, ये दोनों क्या होता है बाबू, बराबर होता है। तो 2 नियम होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी कि फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज़ किया गया रहता है। तो सभी जानते हैं बच्चे बच्चे क्या, कि उसमें यूज़ किया जाता है हमारा कन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या कर रहा है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो, अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो, तो परावर्तन के बाद किरण कहाँ से गुजरेगी। तो देखिए अगर हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं, ये अवतल दर्पण पीछे पेंट कर लेते हैं, चलो एक बना लेते हैं पोल। ये क्या हो गया हमारा पोल, ये क्या हो गया मेरा फोकस ले लो, और ये ले लो क्या, वक्रता केंद्र। तो लंबवत कब आपतित होगी, तो हम जानते हैं लंबवत एक्चुअली होता है क्या, वक्रता केंद्र ही होता है ना। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखो कलर हम चेंज करते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो क्या फोकस से गुजरती है। फोकस से गुजरने के बाद क्या होगा, नॉर्मल जो बनता है वो कहाँ मिलता है, पोल को वक्रता केंद्र पे मिलता है ना। तो जो वक्रता केंद्र से जाएगी तो वो क्या होता है बाबू, वक्रता केंद्र से ही रिटर्न आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बाबू, बी वक्रता केंद्र होगा, इनकी फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, चलिए तो 40 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारा कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे, एक वर्णी समझ रहे हैं ना, एक वर्णी का मतलब क्या होता है, एक ही कलर का। जब एक ही कलर से गुजरेगा तो क्या होगा, अपवर्तन तो उसका होगा ही, विचलन भी होगा, लेकिन वर्ण विक्षेपण नहीं हो पाएगा। जब एक ही प्रिज्म का काम क्या होता है कि प्रिज्म का काम होता है कि जब लाइट इससे प्रवेश करती है तो यहाँ पर्दा लगा दोगे तो वहाँ पर वो क्या होता है, कलर बढ़ जाता है। तो सब कुछ तो होगा बाबू, क्या नहीं होगा, सिर्फ वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पेरिजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया बाबू तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आगे फिर जो है ना अगले क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।